नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत। आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने गुजरात के दौरे पर हैं, लेकिन वहां पर आज उन्होंने जब अपनी रैली की और उसके बाद जब जनता को संबोधित किया तो उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें कही और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने चैन से जियो और आपकी जो सरकार है और आपकी जो सेना है वो आतंकवादियों की सरपरस्त है, वो आतंकवादियों को सह दे रही है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने की रोटी खाए और सुख से जिए, नहीं तो मेरी गोली तो है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने एक तरह से आज पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट मैसेज दिया है कि वो लोग अपनी इस आतंकवाद के समर्थन में जो सरकार चल रही है और जो सेना आतंकवाद का समर्थन कर रही है उस पर कुछ ना कुछ आवाज़ उठाए। नहीं उठाते हैं तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, युद्ध की बनती है या किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो उसमें फिर पाकिस्तान की जनता का भी तो नुकसान होता है। तो ये उन्होंने साफ कर दिया और कई चीज़ें उन्होंने बोली और उसी पर आज की ये मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है। और ये चेतावनी और एक तरह से इसको सलाह के तौर पर भी देख सकते हैं पाकिस्तान के आम लोग। और उन्हें सवाल करना चाहिए अपनी सरकार और अपनी सेना से कि ऐसा देश जिसमें भुखमरी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना आतंकवाद की सरपरस्त बनी हुई है, अभी भी आतंकवाद फैलाने में लगी हुई है। और आज की तस्वीरें आपने देखी ही होंगी कि कैसे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, और उनके जो इस समय के फील्ड मार्शल हैं मुनीर, वो लोग तुर्की में हैं और वहाँ पर वो कैसा झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। उन्होंने भारत को युद्ध में ये नुकसान किया, वो नुकसान किया, उसी सब चीज़ों का प्रधानमंत्री मोदी ने भी खंडन कर दिया है पूरी तरह से। इससे पहले दाहोद में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही इस बीच। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, आतंकवाद को मिटाने के लिए हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने जब पलटवार किया तो उन्होंने हमारे देश के आम नागरिकों को निशाना बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि हमने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए। मोदी जी ने कहा है कि आप भी बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात सही है, पाकिस्तान बार बार भारत के साथ जो ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, भारत में आतंकवाद तो फैला सकता है लेकिन भारत के साथ डायरेक्ट वो लड़ नहीं सकता, डायरेक्ट वो जीत नहीं सकता। और ये चीज़ सभी को मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार कर रहे हैं। और इसीलिए वो चीन के आगे, तुर्की के आगे भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, कहीं से हथियार मांग रहा है, कहीं से फंड मांग रहा है, ताकि वो फंड इसलिए नहीं मांग रहा है कि वो अपने देश की गरीबी दूर करेगा, अपने देश के लोगों को जो तकलीफ में है उनके लिए कुछ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो फंड इसलिए मांग रहा है ताकि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे और उस फंड का इस्तेमाल वो आतंकवाद को बढ़ाने में कर सके। ये एजेंडा है पाकिस्तान का और यही चीज़ उन्होंने मोदी जी ने पूरा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, और मोदी जी ने सोमवार सुबह सबसे पहले बड़ोदरा, फिर दाहोद और इसके बाद भुज पहुंचे थे। तीनों जगहों उन्होंने रोड शो किया है। दाहोद और भुज में जनसभा की। पीएम ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और ई लोकार्पण भी उन्होंने वहां पर किया है गुजरात में, और वो गुजरात के दौरे पर। और उन्होंने सबसे बड़ा निशाना जो वहां पर साधा है, वो उन्होंने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने आतंकवाद पर ही सबसे बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक रोड शो उन्होंने किया और पीएम के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर हजारों की तादाद में लोग तिरंगा लिए मौजूद खड़े थे।
आप तस्वीरों में मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। और पीएम मोदी खुद तिरंगाओं के बीच में गए और रैली के दौरान भी उन्होंने जब ये बातें कही, पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो उन्होंने कहा तिरंगा चाहिए। तो भीड़ में सब लोगों ने तिरंगा ऊपर उठा दिया। और हमारे देश के लिए गर्व की बात है भी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इतने बड़े तरीके से, इतने बड़े ऑपरेशन के साथ भारत ने आतंकवाद को तो नस्तोनाबूद किया ही है, साथ ही पाकिस्तान को भी ये दिखा दिया, तो बता दिया है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। आपको मैं कुछ चीज़ें पिछली भी हाईलाइट कर देता हूँ। आपको याद होगा कि पहलगाम में जो है लगभग 27 लोगों की जान, मासूम लोगों की, जो टूरिस्ट थे उनकी जान ले ली गई थी आतंकी हमले में पहलगाम में। उसके बाद से पूरे देश में रोष हुआ। पूरा देश ये चाहता था कि भारत कड़ी कार्रवाई करे, और कुछ विपक्ष के नेता जो हमेशा की तरह होते हैं वो बीच मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई भारत की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, भारत की सरकार चुप बैठी है। अच्छा, उस बीच प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनकी ये खूबी है, पीएम मोदी भी उस समय एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जबकि उनका बयान बार बार आ रहा था कि देश जो चाहता है वो होगा। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनका भी बयान आ रहा था कि जो देश चाहता है वही होगा, वही जवाब दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह जी, उन्होंने भी बार बार अपने संबोधन में यही कहा कि भारत के लोग जैसा बदला चाहते हैं वैसा ही बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बार बार अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके यही बताने में लगी थी कि इस समय की जो सरकार है वो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो इस पर नज़र बनाए हुए थी। याद है कि बीच में जब ये अनाउंसमेंट हुआ और पीएम मोदी ने खुद एक जगह संबोधन में कहा कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है ये हमारी सेनाएं तय करेंगी। और उन्होंने खुली छूट दे दी सेनाओं को। और उसके बाद सेनाओं ने एक दिन अचानक एक दिन रात में ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जिसमें 4 तो पाकिस्तान के अंदर के इलाके थे, वहाँ पर जो आतंकवादी कैंप थे उन पर सीधे मिसाइलों से हमला कर दिया। और उस मिसाइल हमले में लगभग 100 से अधिक आतंकवादी मारे भी गए। और बाकी के जो हमले थे, 9 में से 4 पाकिस्तान के अंदर के थे और 5 हमले पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए थे हमले। वहाँ भी उन्होंने हमला किया और वहाँ पर उन्होंने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया भी। और सेना ने ट्वीट किया कि जस्टिस, मतलब जो न्याय था वो हमने देश के सामने पेश कर दिया है, देश के सामने रख दिया है, हमने न्याय दिला दिया है। उसके बाद हमारी सेनाएं ये इंतजार में लग गई कि पाकिस्तान अब इसमें क्या रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान से इस तरह के वीडियो आने लगे जहाँ पर मिसाइलें गिर रही थी, धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान में भी हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के कुछ शुभचिंतक हैं, उन्हें शुभचिंतक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जो भी ईदर भक्ति दिया करते थे वो गायब होते दिखाई दिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली, उनके बयान सामने आए। और उसके बाद वहाँ से, जबकि यही मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमारे देश के हमारी आर्मी के एयरबेस, हमारे एयरपोर्ट, हमारे शहर, आबादी वाले शहर जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, इन शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। लेकिन फिर हमारे देश ने और हमारी सेना ने साबित कर दिया, हमारे पास जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने ये सारे हमले नाकाम कर दिए। खबर तो ऐसी भी है कि पाकिस्तान की ओर से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन हमारी सेना की सूझबूझ और हमारी सेना की बहादुरी ने उनके हर निशाने को नस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ तक कि उनके फाइटर जेट जो हमला करने के लिए आए थे उन्हें भी मार गिराया गया, जिसमें कुछ अमेरिका ने पाकिस्तान को जो दिए थे फाइटर जेट लड़ने के लिए, उन्हें भी भारत ने मार गिराया। और ये भारत ने साबित कर दिया कि किसी भी देश का कोई भी फाइटर हो, हम उससे लड़ने में, उसे मार गिराने में सक्षम हैं। इसके बाद किरकिरी मच गई पाकिस्तान में। फिर भारत ने सुबह सुबह इसका जवाब भी दिया और कई जगह, लेकिन फिर भी भारत की सेना ने कभी भी किसी भी ऐसे जगह पर हमला नहीं किया पाकिस्तान में जहां पर आम लोगों को कोई नुकसान हो। और ये चीज़ हमारी सरकार, भारत की सरकार और भारत की सेना बार बार कह रही है कि हमने किसी भी ऐसी जगह हमला नहीं किया है
जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि वहाँ पर आम लोगों को कोई नुकसान पहुँचा। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि हमारे आम लोगों को निशाना बनाया गया। जबकि हमने ये देखा कि जो आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की थी, जो आतंकी ठिकाने तबाह किए गए थे और जो आतंकी मारे गए, उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के अहम लोग उनके जनाजे में शामिल थे और रो रहे थे। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान पूरी तरह आतंकवाद से मिला हुआ है। और इसी के बाद जो है हमारे देश में ये चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से आतंकवाद के साथ मिली हुई है। तो फिर पीएम मोदी ने भी और हमारी सेना ने भी बोल दिया कि हम आतंकवाद को और पाकिस्तानी सरकार को बिल्कुल भी अलग नहीं देखेंगे। वो दोनों एक हैं और उनको दोनों को एक ही माना जाएगा। उसके पहले आपको मालूम होगा, जब पहलगाम हमला हुआ था, तुरंत सरकार एक्शन में आई थी। सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, यहाँ जो उनकी एम्बेसी के लोग थे उन्हें कम किया गया, और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे, पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे थे, उन्हें भी तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। और इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने 100% सभी पाकिस्तानियों को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। ये योगी सरकार का भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हम बताना चाहते थे आपको, इसे मिस नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले होने लगे, लेकिन हर हमले को, हर हमले को, हर ड्रोन हमले को, हर एयर हमले को, हर मिसाइल हमले को हमारी देश की जो सेना थी उसने नष्टो नाबूद कर दिया। कोई भी हमला हमारे देश के जान माल को नुकसान नहीं करता है। पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए कि ये एयरबेस भारत का, वो एयरबेस हमने तबाह कर दिया है। और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोदी जी उन्हीं एयरबेस पर गए, उन्हीं आर्मी कैंप में गए जहां पर जिन्हें तबाह करने का दावा पाकिस्तान ने किया। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तस्वीरें सामने आई तो पता चला कि कितने बड़े बड़े एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने तबाह कर दिए, भारत की सेना ने तबाह कर दिए। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जब भारत की सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर जो कैंप थे पाकिस्तान के अंदर, उन पर हमला किया था, उन पर कार्रवाई की थी, तो बॉर्डर को क्रॉस किए बिना किया था। बॉर्डर के इस पार से ही मिसाइल और ड्रोन के जरिए उन ठिकानों को तबाह किया गया था। पाकिस्तान ने बहुत ढिंडोरा पीटा, झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कोई वाहवाही काम नहीं आई। और भारत ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया, हमेशा की तरह, और ये बता दिया कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के सामने वो टिकता ही नहीं। और ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है भारत। उसके बाद चाइना ने कुछ बोला, पाकिस्तान ने कुछ बोला, आज पाकिस्तान कुछ कर रहा है। लेकिन इस पे सबसे बड़ा फिर आगे एक मोड़ आया कि एक दिन अचानक जब घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने, जब वो हार गए, भारत से जीत नहीं पाए, तब पाकिस्तान ने हमारे देश के आर्मी के अफसर से संपर्क किया जो डिविजनल होते हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, और उसके लिए वार्ता हुई। और जब गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया तब हमारे देश ने कहा चलो ठीक है, सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद फिर एक टर्न आया कि ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इन दोनों देशों के बीच बड़ी भूमिका निभाई है, इन दोनों देशों के बीच ये वॉर रुकवाने। फिर कुछ दिन तक उनका ये प्रोपेगेंडा और या ड्रामा कह सकते हैं चलता रहा, क्योंकि वो भी दिखाना चाहते हैं कि आई एम द बॉस, वर्ल्ड बॉस। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में हमारा देश बॉस बन रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी इज द बॉस। और वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं, अपनी शर्तों पे चलते हैं, और वो खुली छूट देते हैं सेना पे। क्योंकि पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आई थी, लेकिन छूट नहीं मिली सेना को। और आज भी उस समय जो सेना में थे वो जनरल, कर्नल, आज वहाँ की सेना के अफसर जब न्यूज़ चैनलों को अपना इंटरव्यू देते हैं तो ये बोलते हैं और ये बताते हैं कि उस समय की सरकार ने कैसे हमें बांध दिया। ये भी एक दौर था, लेकिन आज का दौर अलग है और ये सारी चीज़ें अलग हैं। आज हमारी सेना को खुली छूट दी जाती है, आज हमारी सेना को बोला जाता है कि आप जा कर के हमला कर सकते हो, आप जा कर के न्याय दे सकते हो। और हमारे देश की सेना ने हमारे उन लोगों को न्याय दिलाया। उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया कि पाकिस्तान हमारे देश के सामने दूर दूर तक कहीं भी नहीं टिकता है। बड़ी बात है। कुछ लोग इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, किसी भी तरह से इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे देश के लिए गर्व का विषय है और हमारा देश इसमें गर्वान्वित महसूस करता भी है। एकजुटता हमने देखी, हमारे देश ने कई, आज मोदी सरकार का, मोदी जी का ये विज़न है कि उन्होंने डेलीगेट्स बनाए जो दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में, अहम देशों में जा करके पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। आज वहाँ भी एकता देखने को मिली है, चाहे कांग्रेस के शशि थरूर हो, चाहे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हो, ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के नहीं हैं लेकिन उस डेलीगेट्स में शामिल किए गए हैं और वो दुनिया के तमाम देशों में जा करके इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कई ऐसे मुद्दे रखे हैं। उन्होंने IMF को भी बोला है कि आप जो बात बात पर पाकिस्तान को फंड देते हो और उसी फंड के साथ पाकिस्तान इतनी अपने आतंकवाद को पालता है, आप उसमें कमी करो, आप उसमें कमी लाओ और आप अंकुश लगाओ। आप सीधा फंड दे देते हो, फंड का इस्तेमाल होता है किस लिए? आतंकवाद फैलाने के लिए। तो इस पर भी बड़ी चीज़ है, ये भारत की बड़ी जीत है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि जब ये पूरी घटना घट रही थी तो पूरा युद्ध हो रहा था, क्योंकि ये वॉर था, इसको आप मामूली चीज़ नहीं बोल सकते, इसको वॉर ही बोला जाएगा। तो जब ये वॉर चल रहा था तो भारत के साथ कौन सा ऐसा देश था जो कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था? तो वो था रसिया। रसिया ने हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई, रूस हमेशा खड़ा था और व्लादिमीर पुतिन जो कि PM मोदी के लगातार टच में थे, प्रधानमंत्री मोदी से लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने खुलकर कहा था कि रूस भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ हमेशा है। दूसरे दोस्त की बात करते हैं जो भारत का दूसरा दोस्त था इजराइल। इजराइल ने खुल के कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल भारत के साथ है। रूस का S-400 सिस्टम जो था, जो अपग्रेड करके भारत में बनाया गया था, और उसके बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जिसे पाकिस्तान का कोई रडार ट्रैक नहीं कर पाया, उसने कमाल दिखा दिया, पाकिस्तान में तहस नहस कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल के चर्चे बहुत हैं आज के समय, बाहर के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ी है और ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा। साथ ही भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ करके बना है, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की और ये निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का इसमें बड़ा योगदान है, उनके विजन का बड़ा योगदान है, इस देश के नागरिकों का बड़ा योगदान है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस पूरे युद्ध की गतिविधि में जो सबसे ज़्यादा विश्वासघाती था, जिसने विश्वासघात किया भारत के साथ, वो कौन था? वो था तुर्की। चाइना भारत के खिलाफ हमेशा रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है और इसीलिए उस पर कोई बात करता भी नहीं। लेकिन तुर्की जिसमें हमेशा जब आपदा आई है, चाहे भूकंप आया हो, आपको याद होगा भूकंप में भारत ने, जब तुर्की में तबाही मची थी भूकंप के कारण, तो भारत ने वहाँ पर NDRF की टीमें उतार दी थी। राहत बचाव कार्य भारत ने सबसे पहले वहाँ शुरू कराया था। लेकिन आज तुर्की ने क्या किया? तुर्की हमेशा विश्व स्तर पर भारत के विरोध में ही खड़ा रहता है। तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, यानी आतंकवाद का साथ दिया। और आज पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के फील्ड मार्शल जो मुनीर हैं, वो तुर्की का दौरा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है तुर्की के साथ। और ये भी एक चिंता का विषय है। विश्व स्तर पर आज हम बात करते हैं कि अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पे कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करता है, कभी भी कुछ भी करता है, लेकिन क्या आज वही अमेरिका इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहा है क्या? या वो ट्रम्प, खैर आजकल तो वो एक अलग अंदाज में मिल रहे हैं लोगों से और वो व्यवहार भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आज अमेरिका कहाँ पर खड़ा है? आज अमेरिका गलत के खिलाफ कितना खड़ा है? अमेरिका ने हमेशा अपनी शर्तों के हिसाब से गलत सही हमेशा चुना है। लेकिन अगर आज हम बात करते हैं तो अमेरिका ये बोलता है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा हथियार बनाने में चाइना के साथ बना रहा है जो भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कोई हथियार, केमिकल हथियार, जैविक हथियार, क्योंकि हथियारों से तो वो लड़ नहीं सकता भारत के साथ। तो एक अमेरिका की एजेंसी है, एक विभाग है जिसने ये एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान चाइना के समर्थन से कुछ ऐसा हथियार बना रहा है जो भारत में बहुत अधिक संख्या में हमला करने में सक्षम है। मतलब एक जैविक हथियार, कोई केमिकली या कोई आप कह सकते हैं वायरस के तौर पर, क्योंकि आपने देखा चाइना भी यही करता है। कोविड चाइना नहीं फैलाया था, आज भी आप देखो, आज भी कई जगह कोविड के कई ऐसे मामले चल रहे हैं।
तो उसमें भी चाइना का काफ़ी योगदान है। तो चाइना भी हमेशा यही करता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि चाइना के समर्थन से अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा बना रहा है, डेवलप कर रहा है, और अगर अमेरिका को ये चीज़ मालूम है, तो अमेरिका उस पर क्या एक्शन कर रहा है? ऐसे हथियार को जब्त कर लेना चाहिए, ऐसे हथियार को बनने से रोकना चाहिए, लेकिन केवल सूचना दे रहा है, भारत को बता रहा है कि ऐसा हो रहा है आपके खिलाफ। अमेरिका का क्या रोल है इसमें? अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका आज कहाँ पर खड़ा है विश्व स्तर पर? वो कहता तो है कि हम गलत के खिलाफ हैं। उनको जहाँ उनके खिलाफ कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो स्ट्राइक भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे देशों पर कोई खतरा है, अगर आप देखोगे यूक्रेन का क्या हाल हुआ, यूक्रेन का क्या हाल हुआ, वहाँ के जो जेलेंस्की हैं उन्होंने उनको क्या सहना पड़ा है, और कैसे विवाद में घिर करके आज यूक्रेन की हालत क्या हो गई। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ वो किसकी देन थी? वो अमेरिका की देन थी। अमेरिका ने ही कहा था तुम्हें हम नाटो में शामिल करेंगे, यूक्रेन ने कहा शामिल होंगे। अब जब यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो अमेरिका की सेना यूक्रेन के जरिए रसिया के बॉर्डर तक पहुंच सकती है। यही उन्हें पसंद नहीं आया पुतिन को, और उन्हें अपने देश के लिए असुरक्षित महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन पर कार्रवाई की। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे, यूक्रेन को हथियार देंगे। ये सब चलता रहा। आज क्या स्थिति है? आज ट्रंप ने, अमेरिका ने किनारा कर लिया है यूक्रेन से। आज यूक्रेन अपने हालातों से लड़ रहा है। कभी ट्रंप कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा, ये युद्ध रुक जाए, कभी ट्रंप किनारा कर लेते हैं। बीच में पिस कौन रहा है? यूक्रेन। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का हो रहा है। तो ये नीति आप बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश आप देखो, बांग्लादेश की जो आज स्थिति है, अगर आप उसे सही मायने में मानोगे तो वो स्थिति भी अमेरिका के कारण ही है। अगर वहाँ पर शेख हसीना की सरकार गिरी और यूनुस आए हैं तो उसमें भी अमेरिका का बड़ा योगदान रहा है। ऐसा माना जाता है, ऐसी कई सूत्रों से हमें भी पता है और कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि अमेरिका की वजह से ही शेख हसीना की सरकार गिरी है। आज शेख हसीना जो एक मुस्लिम महिला है, वो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, वो अपने ही मुस्लिम देश में सुरक्षित नहीं है। आज वो हिंदुओं के देश भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कितना नरसंहार हुआ, इस पर अमेरिका ने कितनी बात की। जब ट्रंप से पूछा गया कि आप बांग्लादेश के मुद्दे को कैसे देखते हो, तो ट्रंप ने कहा कि वो पीएम मोदी पे छोड़ता हूँ, वो देख लेंगे, भारत तो देख ही लेगा। आज आपको ये भी समझना होगा कि अगर बांग्लादेश की ये स्थिति बनी थी, बांग्लादेश की स्थिति पर कितने लोगों ने आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं बहन बेटियों को घर से निकाल कर उनके साथ कितने अत्याचार हुए, उनका रेप हुआ, उनकी हत्या हुई, सरेआम हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ के जो इस्कॉन के पुजारी थे उनको जबरन जेल में डाल दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये सब क्या था बांग्लादेश में? आज आप देखो वहाँ भी वही चीज़, कट्टरपंथी चल रही है। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में एक अवैध जो लोग आकर के रह रहे हैं, ये भी है। और इस पर जब सरकार बोलती है कि एनआरसी लाएंगे तो लोग आवाज़ उठाए, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। बांग्लादेश आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते कई आतंकवादी भारत में घुसते हैं, और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल हो रहा है, हिंदुओं का जो हाल हुआ है वो आप सबने देखा है। ये हाल कैसे स्वीकार हो सकता है एक देश में? जिस देश में अगर मानवता है उस देश में ऐसी स्थितियाँ कैसे स्वीकार की जा सकती हैं? लेकिन वहाँ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, ऐसी स्थितियों को हमने देखा है। घसीट कर हिंदुओं को मारा गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। बाप बेटे को तो केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे। किसने आवाज़ उठाई? और उसी नक्शे कदम पर हमारे देश में पश्चिम बंगाल है, वहाँ की ममता सरकार, आपने देखा कितने बीच में कितने बड़े बड़े क्राइम हुए। उन्हीं की पार्टी का एक नेता पकड़ा गया था, उसने पूरे संदेश खाली गांव की महिलाओं पर अत्याचार किया था, वहाँ के लोगों की ज़मीनें हड़प ली। ये भी हमने देखा है। ममता सरकार कानून व्यवस्था में कितना फेल है, वहाँ के कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा किसी मामले के लिए। आज ये सारे विषय हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं, ये बड़े विषय हैं, इन पर बात होनी चाहिए, कोई नहीं करता है। और मेरी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज के समय में मैं अपने सोच के माध्यम से आपके सामने हमेशा ही बात रखता हूँ कि आज के समय में हमारे देश की मीडिया का एक अहम रोल होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे देश की मीडिया ये तो जानना चाहती है कि भाई लालू यादव ने अपनी पार्टी से अपने बेटे को बाहर कर दिया,
लेकिन वो ये नहीं देखना चाहते कि हमारे देश में रोज कितनी महिलाओं का, कितनी बच्चियों का रेप होता है। आज वो ये नहीं देखना चाहते कि कितने ही पीड़ित पुलिस थाने में आकर के जलील होकर के वापस चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन गुनहगारों को ही संरक्षित करने में लग जाता है पैसे लेकर। कोई नहीं मीडिया का आदमी दिखाना चाहता है। 10 रिपोर्टर एक नेता के पीछे दौड़ेंगे, उससे बार बार सवाल करेंगे कि भाई इस बार चुनाव में आपकी पार्टी से फला जगह से कौन मैदान में उतर रहा है, आपकी पार्टी जीतेगी, कितने वोटों से जीतेगी। इसमें तो इंटरेस्ट है न्यूज़ चैनलों को, हमारी मीडिया को, लेकिन उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि किस गरीब किसान के खेत में आग लग गई, उसकी फसल तबाह हो गई, कितने आवारा पशुओं ने किसी किसान की फसल को चर लिया है ताकि उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं पहुंचा है, कितनी ऐसी जगह है जहां बाढ़ आ गई है, वहां पर फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर बह गए, लोगों को की जानें चली गई हैं। इससे मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को इससे भी लेना देना नहीं है कि आम नागरिक इस देश का कितनी तकलीफों से गुजर रहा है, उसकी समस्याएं क्या है, मीडिया को उससे भी लेना देना नहीं है। मीडिया को केवल नेताओं से मतलब है, चुनाव से मतलब है, और ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ इस समय। और ये मैं बार बार आग्रह भी करता हूँ मीडिया के लोगों से, हर तरह की खबर आप दिखाओ। हम भी दिखाते हैं, इनफैक्ट भारत टीवी भी दिखाता है, लेकिन हर चीज़ को लिमिटेड दिखाता है। न्यूज़ चैनल्स और मीडिया आम जनता के लिए है, आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को कम कराने के लिए, न कि केवल नेताओं के पीछे घूमने के लिए हैं, न केवल चुनावी पार्टियों के पीछे घूमने के लिए हैं, न केवल चुनावी रैलियों के लिए हैं। और ये मेरा फिर एक बार आप सबसे निवेदन भी है, तो मीडिया से भी है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। हमारे देश को इस समय मीडिया की, ईमानदार मीडिया की बहुत ज़रूरत है, जो कि वाकई में आप देखो आज के समय में, आप ज़मीनी स्तर पर देखो कितने भी दावे होते हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है? कई केस ऐसे आप रोज़ देखते हो, थाने में पीड़ित जाता है, उसे परेशान करके भगा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, पुलिस वाले कहते हैं भाई पैसे दो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तमाम केस आते हैं, ऐसे तमाम केस आते हैं कि कितने ही लोग कितनी ही तरह से परेशान। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं लीजिए, मैं मेडिकल पर भी जल्द ही आप लोगों के सामने बहुत बड़ा एक शो करूंगा और उसमें बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। मेडिकल में आज के समय इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि आप समझ नहीं सकते। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई जगह तो ऐसे हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वार्ड बॉय हैं और वार्ड नर्स हैं, वो उनका आप व्यवहार देखो। मरीज कुछ पूछता है तो बदतमीजी से बात करते हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। मेरा ये सवाल हमेशा एक रहा है और आपके सामने ये सवाल मैं आज जाते जाते रख रहा हूँ, क्या डॉक्टरों का या हॉस्पिटल के स्टाफ का मरीजों के साथ गलत व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मरीजों की जान के लिए खतरा है क्या? इस बात के बारे में आप भी सोचिएगा। और इस मेडिकल सिस्टम पर, जो मेडिकल सिस्टम की गड़बड़ी चल रही है, इस पर बहुत जल्द एक पूरी बड़ी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ मैं आपके सामने बहुत जल्दी एक शो करूँगा। तो आज मैंने कई चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, हमने हमारे देश की सेना की स्ट्राइक की बात की, हमने कैसे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई उसकी बात की, आज पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान की जनता से सीधे संपर्क किया, सीधे बात की, हमने उस पर भी बात की है। तमाम मुद्दे थे जो मुझे लगे कि आज एक साथ इन मुद्दों को मैं रख करके बात करूं, मैंने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं प्रयास ये करूंगा कि जल्द से जल्द ज़्यादातर आपसे मैं इसी तरह आकर के जुड़ूँ, आपसे ऐसे मुद्दों पर बात करूँ। और आप सब भी इम्पैक्ट भारत टीवी, अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो भी आपको नंबर दिया गया होगा, आप उस पर अपना संदेश हमें, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर, इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर मेरा ये शो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, किन चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए और किन चीज़ों में सुधार की बहुत आवश्यकता है और किन चीज़ों में बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की, सरकार की चल रही है। तो मैं उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपसे संपर्क भी हो सकता है मैं करूं। आपकी कोई समस्या है, आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप वो भी मुझे सूचित कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, हम उस मुद्दे को भी अपने हिस्सों में उठाएंगे। तो ये आज की बड़ी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो हमने ये जो शो है हमारा एक्सपोजर इसीलिए बनाया है कि हम आम जनता की बात कर सकें। मेरा मकसद
ये नया शो शुरू करने का केवल यही है कि मैं आप सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकूं और आप सब डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत टीवी पर कांटेक्ट में आ सकें और अपनी बातों को रख सकें। तो ये मेरा उद्देश्य था। आज मैंने पूरा कई मुद्दों पर बात की है और बहुत जल्द आपके साथ सामने मैं आने वाला हूँ एक बहुत बड़े विषय के साथ, जिस पर हमारे देश में न मीडिया ध्यान दे रही है न सरकार दे रही है। वादे तो बड़े हुए हैं और मैं आपसे मिलता हूँ। कल मुलाकात आपसे मेरी फिर से होगी इसी तरह एक बड़े मुद्दे के साथ, एक बड़े विषय के साथ, बड़ी खबर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।